बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 22वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। इसके बाद हंगामी बुनियादों पर मैच अरेंज किया गया। मावा और इनिया की एक टीम थी। वली ने लड़कियों की टीम में शामिल होने को सरासर अपनी मर्दानगी की तौहीन तस्वुर किया और वलीद से सख्त चपकलिश के बावजूद उसके साथ टीम बनाने को तरजीह दी। शाजिया फील्डर थी, जबकि चौकीदार जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर थी और अल्लाह के फजलो करम से आज वो अपना नज़र का चश्मा भी घर भूल आया था कि को अंपायर बना दिया गया। अब कुछ इस काबिल अंपायर की मेहरबानी और कुछ मावा की डिठाई का नतीजा था कि लड़कियां घंटा भर से फर्जी विकेट और ड्राइवे की पिच पर जमी खड़ी थी और लड़के बुरी तरह पेच उताव खा रहे थे। बाल आखिर वलीद का सब्र जवाब दे गया। उसने पी कैप उतारकर ज़मीन पर पटकी और वहीं फसकड़ा मारकर बैठ गया। क्या हुआ है वलीद? जब तक हमें बैटिंग नहीं दी जाएगी हम नहीं खेलेंगे। अरे वाह, इनिया ने तनक कर कहा। हमें आउट करो पहले, फिर बैटिंग ले लो। बिल्कुल ठीक, मावा ने भी बैट लहरा कर कहा। अब तुम्हारी बॉलिंग ज़ीरो है तो कोई क्या करे, वरना मैं तो इतनी बेहतरीन प्लेयर हूँ कि 92 में इमरान खान ने हर मैच का स्ट्रेटजी प्लान मुझसे ही बनवाया था। उसने अकड़ कर कहा। अच्छा, वली ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। अब तुम इतना इसरार कर रही हो तो मान लेता हूँ, वैसे भी तुम इतनी उम्र रसीदा लगती हो, ज़रूर 90 में मशवरे देती होगी। मावा के तलवों में लगी सर पर बुझी, वो बुरी तरह सुलगी थी। उम्र रसीदा किसे कहा है तुमने? मेरा ख्याल है दोनों टीम्स के कैप्टन में तल कलामी होने की बिना पर मैच दरमियान में ही ख़त्म करना पड़ेगा, इनिया ने शरारती अंदाज में कहा। जी नहीं, जो मैदान छोड़कर भागेगा वो बुज़दिल होगा। मावा डट कर खड़ी हो गई। ये वलीद हमें आउट नहीं कर पा रहा, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तुम बगैर धांधली के खेलती तो पहली बॉल पर ही आउट हो चुकी होती, वली ने उसे दुबदू कहा। अब आउट करके दिखाओ तो मान जाओ, मावा ने चैलेंज किया। ऐसी बात? वलीद उठ खड़ा हुआ। पीछे हटने वालों में से तो वो भी नहीं था। मैंने भी इस बॉल पर 6 ना लगाया तो मेरा नाम मावा ने पोजीशन संभाली। ठीक है, फिर कल से हम तुम्हें बढ़कू बुलाया करेंगे। वली ने पोजीशन लेकर बाल फेंके। मावा एकदम हाई अलर्ट थी। उसने तरह से बैट घुमाया। गेंद बैट से टकराकर तेज़ी से आसमान की तरफ बुलंद हुई। सबकी नज़रें गेंद पर थी। गेंद कुछ देर हवा में तैरती रही, फिर महारत से 90 का जाविया बनाती बंगले की बाउंड्री वॉल के उस पार गरूब हो गई। साथ ही एक ज़ोरदार चीख उन सब की समाज से टकराई थी। मावा के हाथ से बैट छूट गया। ये क्या था? उसने हरासा होकर पूछा। वलीद और चौकीदार तेज़ी से गेट की तरफ भागे। मावा, इनिया और शाजिया में तो हिम्मत नहीं थी कि जाकर देखती इस 6 ने क्या कमाल किया। चंद मिनट बाद वो तीनों बौखलाए हुए वापस आ गए। बाहर सड़क पर एक लड़का औंधा पड़ा, पता नहीं बेहोश है या मर गया। बॉल उसके सर पर लगी है। अब क्या करे? लड़कियां घबरा गई। करना क्या, अंदर चलो। शॉट मावा ने लगाया था, पुलिस के हवाले भी उसी को करेंगे, वलीद ने संगदिली से कहा था। खेल तो सब रहे थे, मावा ने परेशानी से कहा। जी नहीं, मैं तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं हूँ। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, जो दिल में आए करो, वो कहकर अंदर भाग गया। मैं तो वलीद की टीम में था। जब वही यहाँ मौजूद नहीं था तो मैं कैसे हो सकता हूँ? वली भी उसके पीछे हो लिया। लड़कियाँ आवाज़ें देती रह गई, लेकिन मजाल है जो दोनों में से कोई पलटा हो। ये दोनों तो बहुत ही बेमुरवत निकले, मावा ने सदमे से चूर आवाज़ में कहा था। मावा, चलो हम भी भाग जाते, किसी को क्या पता गेंद किसकी थी। लेकिन इससे कबल के मावा कुछ कहती, चौकीदार की आवाज़ आई। बीबी, मुर्दा खड़ा हो रहा है। वो दोनों आवाज़ भागता होकर गेट की तरफ दौड़े और जलाल को कपड़े झाड़ता देखकर एक साथ पुरसुकून सांस उनके लबों से बरामद हुई। शुक्र है आप जिंदा है, इनिया ने कहा। अच्छा हुआ बाल आपको लगी, वरना पता नहीं कौन मासूम मेरे हाथों जख्मी हो चुका होता। मावा की आवाज़ में इत्मीनान और जोश के साथ साथ शुक्रगुजारी भी थी। जलाल बेचारा पहले ही सर पर गेंद खाकर बौखलाया हुआ था। ये बात सुनकर बड़ा सख्त सदमा पहुंचा। यानी मेरा जख्मी होना कोई मायने नहीं रखता? अरे कैसी बातें कर रहे हो जलाल, मायने क्यों नहीं रखता? बिल्कुल रखता, बल्कि सच कहो तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी गेंद आपको लगी। बड़ी खुशी से इरशाद फरमाया गया, फिर वही बिना सोचे समझे बोलने की आदत। जी, जलाल को धचका लगा। ये कुदरत ने तुम्हें हमारा मेहमान बनाने का इंतज़ाम किया, वरना तुमने तो हमारे घर ना आने की कसम खा रखी थी। चलो आओ, अंदर आ जाओ, तुम्हें अच्छी सी चाय पिलवाते हैं, मम्मी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी, उसने बेतकल्फ़ी से कहा। जी नहीं, चाय के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जलाल ने टालते हुए कहा। अरे, मावा ने अपना आयत भरी झंझलाहट के साथ कहा।
पहली बार तुम चोट खाकर हमारे गेट के सामने पड़े हो, अब तुम्हें सूखे मुंह तो जाने नहीं दे सकते। हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, कोई कुछ खाए पिए बगैर हमारे यहाँ से जाए हमें अच्छा नहीं लगता। चलो आओ, शाबाश, चाय पीकर जाना। हंसपे आदत वो खुदा जाने क्या क्या बोलती, किसी बड़ी अम्मा की तरह उसे पचकारने लगी। नाचार जलाल उसके साथ अंदर चल दिया। कुछ मावा का इसरार और कुछ शादी की मिन्नतें भी याद आ गई थी। ठीक है अम्मा, जैसे तेरी मर्जी, मैं तो वैसे भी तेरी खुशी में राज़ी हूँ। दीन मोहम्मद ने सर झुकाकर सादतमंदी से जवाब दिया। उसकी माँ का दिल एकदम खुशी से भर गया। उसे फौरी तौर पर याद नहीं आया कितने अरसे के बाद उसका बेटा धीमे लहजे में उससे बात कर रहा था। उसे सिर्फ इतना याद रहा कि उसके मुंह से ये जवाब सुनने के लिए वो कितने अरसे से मुंतजिर थी। बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर उसने दीन मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और दुआएं देती कमरे से बाहर जाने लगी। बस एक बात का ख्याल रखना अम्मा। दीन मोहम्मद की आवाज़ पर वो दरवाजे के करीब रुक गए और पलट कर उसे देखने लगी। मेरे लिए जो भी लड़की पसंद करना वो ऐसी होनी चाहिए जो मेरी जन्नत का ख्याल रख सके, उससे सौतेली माँ होने का एहसास ना दिलाए। मुझे अपने लिए बीवी से ज़्यादा जन्नत के लिए माँ की ज़रूरत है। उसका लहजा एक बार मध्यम सही लेकिन मुस्तहकम और दो टोक था। दीन मोहम्मद की माँ जानती थी जल्द या बदेर अगर वो शादी के लिए हामी भरेगा तो इसी शर्त के साथ भरेगा। तभी गहरी सांस भरती इस बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर आ गई। जन्नत के कमरे के सामने उसके कदम बेसाख्ता रुके। खुले हुए दरवाजे से वो पलंग पर लेटी दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त 11.5 साल की हो चुकी थी लेकिन कद काठ से अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी। दीन मोहम्मद की माँ चंद मिनट वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ गई और आंगन में बिछी चारपाई पर बैठकर सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। बरादरी की 3-4 लड़कियों पर पहले ही उसने दीन मोहम्मद के लिए नज़र रखी हुई थी। उनमें से सबसे पहले कुरैश फाल शाहिदा के नाम निकला, जो उसकी चचेरी बहन की बेटी थी और अपने लंबे कद और घनी चुटिया की वजह से उसे बेहद पसंद थी। दीन मोहम्मद की माँ को यकीन था वो जिसके लिए भी घर में दीन मोहम्मद के लिए दस्ते सवाल दराज करेगी वहाँ से उसे मायूस नहीं लौटाया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे एक नई बरादरी की कई लड़कियाँ पसंद थी और उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि उनमें से किसको दीन मोहम्मद के लिए चुने। पर आखिर उसने शाहिदा के हक़ में फ़ैसला दिया और अगले रोज़ उसके यहाँ जाने की तैयारी करने लगी। गो कि उसने ज़ुहरा की नागहानी मौत के कुछ अर्सा बाद ही दीन मोहम्मद की तन्हाई के ख्याल से उसे शादी के लिए इसरार शुरू कर दिया था। लेकिन दीन मोहम्मद हर बार दूसरी शादी से इनकार कर देता। मैं अपनी जन्नत पर सौतेली माँ कभी नहीं लाऊंगा, वो हर बार यही कहता। लेकिन 4-4.5 साल की मुस्तकिल तन्हाई ने गालबन उसे थका दिया था। तभी इस बार उसने अपनी अहम शर्त माँ के सामने रखकर शादी के लिए हामी भर ली। दीन मोहम्मद की माँ जन्नत की तरफ से परेशान थी। उसने जन्नत को मिज़ार वाले बाबा जी का तबरुक खिलाकर उस काले साए को हटाने की अपनी सी कोशिश की थी जो जन्नत की वजह से उसे दीन मोहम्मद की अकल पर फैला हुआ लगता था। लेकिन अपनी इस कोशिश में उसे मुँह की खाना पड़ी थी। बेटे ने नाराज़ होकर बोलचाल कई दिन तक बंद रखी, फिर उसके माफ़ी मांगने पर राज़ी हुआ था। दीन मोहम्मद की माँ इस बात पर कई रोज़ तक परेशान रही थी। उसे बेटे की निगाह में अपनी कदर पता चल गई थी और इसके बाद माँ ने जन्नत को सुधारने की कोशिश तर्क करके दीन मोहम्मद को शादी के लिए राज़ी करने की तगोदो शुरू कर दी थी। उसे लगता था दूसरी बीवी की ज़िंदगी में आते ही दीन मोहम्मद की जन्नत के लिए मोहब्बत और गैर मामूली झुकाव में कमी ना सही लेकिन एतदाल ज़रूर आ जाएगा। जन्नत उसकी शह से बहुत ज़्यादा ज़बान दराज हो गई थी। अगले रोज़ दीन मोहम्मद की माँ मिठाई और फल के टोकरे के साथ पूरी शान से बेटे का रिश्ता लेकर अपनी चचेरी बहन के यहाँ गई। लेकिन उसे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब ये पता चला कि शाहिदा का रिश्ता चंद रोज़ कबल ही उसके मामू के बेटे से तय किया जा चुका है। दीन मोहम्मद की माँ को बेहद अफसोस हुआ। दीन मोहम्मद की टाल मटोल ने इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकाल दी थी। उसने अगले रोज़ भाई फिरदौस के जहाँ जाने का फ़ैसला किया जो उसका दूर परे का रिश्तेदार था और जिसकी बेटी तबस्सुम अपने नाम की तरह खिलखिलाते हुए मिजाज और बेहद गोरी रंगत की वजह से दीन मोहम्मद की माँ को शाहिदा से भी ज़्यादा पसंद थी। लेकिन चूँकि उसका बाप दूर का रिश्तेदार था इसलिए तबस्सुम को दूसरे नंबर पर रखा गया था। भाई फिरदौस के घर जाते हुए दीन मोहम्मद की माँ मुसलसल जन्नत के रद्द-ए-अमल के मुतल्लिक सोच रही थी। घर में सौतेली माँ यानी तबस्सुम के आने की खबर सुनकर वो क्या कहेगी। वो यकीनन खुश होगी और बाप की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। दीन मोहम्मद की माँ को यह ख्याल आया था वैसे तो भाई फिरदौस एतराज़ नहीं करेगा लेकिन हो सकता है वो जन्नत के बारात के साथ आने पर एतराज़ करे। तबस्सुम की तो ये पहली शादी है, हो सकता है होने वाले शौहर की पहली बेटी का बारात के साथ आना उसे अच्छा न लगे। फिर तो दीन मोहम्मद नहीं मानेगा। जब तक जन्नत उसके साथ ना होगी वो बारात लेकर ही नहीं जाएगा। लेकिन खैर मैं भाई फिरदौस को मना लूँगी, बच्ची की ये खुशी तो ना छीने। वो रास्ता भर अपने
परेशान कुन ख्यालात को खुद ही रद्द करके मुतमईन होती रही। लेकिन भाई फिरदौस के यहाँ उसे फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। जब ये पता चला कि तबस्सुम की बात भाई फिरदौस ने अपने बड़े भाई के यहाँ चला रखी है। दीन मोहम्मद की माँ यहाँ से भी नामुराद लौट आए, लेकिन उसे ये जान की हैरानी हुई कि दोनों लड़कियों के रिश्ते चुपचाप तय किए गए। वरना बरादरी में जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी की बात चलती, सभी को खबर होती। अगले 2 घरानों में दीन मोहम्मद की माँ को इसी तरह इनकार का सामना करना पड़ा और इसकी हैरानी में इजाफा होता रहा। लड़कियों के रिश्ते या तय हो चुके होते या तय पाने के मराहिल में होते। वो जो ये समझ रही थी कि उसे दीन मोहम्मद की दूसरी शादी के सिलसिले में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसकी सारी खुशफहमी धरी की धरी रहेगी। लेकिन असल सदमे का सामना उसे उस वक्त करना पड़ा जब वो अपने सगे भाई की नवासी का रिश्ता लेकर गए। उसके भाई की बीवी बेहद बदमिजाज थी। सारी ज़िंदगी उसने नंदों से झगड़ों में गुजारी थी। आगे उसकी बेटियां भी ऐसी बदमिजाज और मुँह पड़ती। अलबत्ता उसकी भतीजी की बड़ी लड़की सुलझे हुए मिजाज की और नरम खो लड़की थी, इसीलिए वो उसे दीन मोहम्मद के लिए ब्याह कर लाना चाहती थी। लेकिन जो इसने अपनी भतीजी नुसरत के सामने उसकी बेटी के लिए सवाल दराज किया, वो हाथ उठाकर बदलिहाजी से बोली, बस फूफी, इससे आगे कुछ ना कहना। ये तो मुझे पता चल ही गया था कि तुम दीन मोहम्मद के लिए हर लड़की के लिए सवाल डाल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता दूँ, कम से कम इस बरादरी में कोई तुम्हारे दीन मोहम्मद को अपनी बेटी नहीं देगा। हाय हाय नुसरत, क्या कमी है मेरे दीन मोहम्मद में? तूने अपनी बेटी नहीं बयानी ना सही, मगर सारी बरादरी का नाम तो ना ले। दीन मोहम्मद की माँ ने तनक कर कहा, देख फूफी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। तुझे पता है मैं अल्लाह बख्शे अपने बेबे की तरह साफ को लगी लिपटी रखनी नहीं आती मुझे। जो दिल में है वही ज़बान पर होता है। मैं तो सारी बातें तुझे इसलिए बता रही हूँ कि बरादरी के किसी और घर में तुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। तुझे क्या लगता है मेरे घर आने से पहले तूने जहाँ जहाँ दीन मोहम्मद का रिश्ता डाला, उन लड़कियों के रिश्ते पहले ही तय हो चुके? उनके माँ प्यो तो यही कहते हैं। दीन मोहम्मद की माँ से उलझे हुए अंदाज में कहा था। झूठ बोलते हैं सारे, नुसरत ने संजीदगी से कहा। हक हाँ, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया नुसरा? वो क्यों झूठ बोलेंगे? वो उकताकर बोली, साफ साफ इनकार करके तेरा दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए सिर्फ तुझे इनकार करने का तमीज़दार तरीका था। नुसरत और नुसरा ने थोड़ी के नीचे हाथ जमाते हुए कहा था। नुसरा, मुझे ठीक ठीक बात बता, क्या है? देख पुप्पी, दिमाग खोल के मेरी अकल वाली बात सुन। दीन मोहम्मद मेरी गोद का खेला बच्चा है, मैं उसकी बड़ी कदर करती हूँ। फिर ज़मीन दौलत भी वाह वाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ऐसी बातें जिन पर जन्नत ने पर्दा डाल दिया। जन्नत का यहाँ क्या जिक्र? ले, जन्नत के बगैर दीन मोहम्मद का जिक्र हो ही नहीं सकता। नुसरत ने सर पर हाथ मारकर कहा, जन्नत को तो दीन मोहम्मद ने हथेली का छाला बना रखा है। सारी बरादरी जानती है वो किस तरह जन्नत को सर चढ़ाए बैठा। इतनी सी उम्र में जैसा उस लड़की का नखरा और मिजाज है, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे किसी की मत मारी गई ऐसी घर में अपनी बेटी दे, जहाँ 4 सासों जैसी और 6 फसादन नंदों जैसी एक सौतेली बेटी पहले से मौजूद हो। उसने तो एक दिन नई माँ की इज्जत नहीं करनी। दीन मोहम्मद की माँ चुप की चुप रह गई। मेरी मान फूफी, या तो दीन मोहम्मद की शादी का ख्याल दिल से निकाल दे, या फिर बरादरी से बाहर की कोई लड़की तलाश कर। और अगर दोनों बातें नहीं कर सकती तो फिर दीन मोहम्मद को समझा कि जन्नत का मिजाज ठिकाने पर लाए। बाकी मैं तेरे लिए दुआ करूँगी कि अच्छी बहू तुझे मिल जाए। दीन मोहम्मद की माँ मायूस होकर उसके घर से निकल आई। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी, और हम नुसरत की बातें सुनकर उसे एहसास हो रहा था कि वाकई जन्नत का वजूद दीन मोहम्मद की ज़िंदगी में किसी लड़की को नहीं आने देगा, या कम से कम वो ऐसी लड़की नहीं होगी जो उसके घर आने से वाकिफ़ हो, और ऐसी लड़की बरादरी से तो नहीं हो सकती। उसके ज़हन में चंद रोज़ की सोच विचार के बाद एक और ख्याल आया। उसने मुलाजमा के ज़रिए गाँव की नयन को बुलवा भेजा, जो रिश्ते करवाने का काम भी करती थी। उसने नयन से कुछ अच्छी लड़कियां दिखाने के लिए कहा, साथ ही अपनी शराइत भी बता दी कि लड़की धीमे मिजाज की और बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। दीन मोहम्मद को जन्नत के मुकाबले में समझाना मुश्किल था, लेकिन उसका दिल कहता था खूबसूरत नई बीवी की मौजूदगी में वो जन्नत की परवाह करना किसी हद तक कम कर देगा, जिससे यकीनन जन्नत के मिजाज पर भी अच्छा असर पड़ता। और अगर वो धीमे मिजाज की होगी तो जन्नत के साथ समझौता करके गुजारा करेगी। अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी करके उसने नैन को अपनी शराइत बताई थी। साथ ही उसने ये भी कह दिया था कि अगर लड़की कम हैसियत कराने से हो तो और भी अच्छा होगा। नैन ने उसे तसल्ली दी और जल्दी अच्छी लड़कियां दिखाने का यकीन दिलाती अपना मुआवजा लेकर चली गई। उसने जल्दी दीन मोहम्मद की माँ को लड़कियां दिखाना शुरू कर दी, लेकिन दीन मोहम्मद की माँ को कोई लड़की पसंद ना आती, कोई खूबसूरत ना होती, कोई तेज़ मिजाज लड़ती तो किसी का घराना मजबूत हैसियत का होता। हर जगह इनकार करते उसे शर्म आती, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। 2 महीने की ख्वारी के बाद बलाखिर उसे बुशरा पसंद आ गए, जिसका ताल्लुक पड़ोस के गांव से था। वो बेहद गरीब घराने की और 7 बहनों में सबसे बड़ी थी, और उसके दाएं पैर में लंग था जिसने उसकी खूबसूरती को मानित करके रख दिया था। लेकिन दीन मोहम्मद की माँ को उस पर कोई एतराज़ न था। बुशरा खूबसूरत और भरपूर लड़की थी, उसके पैर का लंग नज़रअंदाज किया जा सकता था। बुशरा के माँ बाप को दीन मोहम्मद की दूसरी शादी या एक बेटी पर कोई एतराज़ नहीं था। उनके लिए यही बहुत था कि एक मालदार ज़मींदार उनकी लंगड़ी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया।
और जो उनकी बाकी बेटियों की शादियां करवाने में उनकी मदद कर सकता है, माली भी और इखलाकी भी। इस बात की यकीन दहानी दीन मोहम्मद की माँ ने करा दी थी। और यूँ दीन मोहम्मद की माँ की चंद महीनों की तगोदो के बाद बुशरा नाम की खूबसूरत लड़की बीवी बनकर दीन मोहम्मद की रूखी फीकी बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने आ गई। या यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि बुशरा नाम की खूबसूरत लड़की सौतेली माँ बनकर जन्नत की ज़िंदगी में आ गई। सरबत को बड़ी देर से कोई सोच लाहक थी। जब सोचते सोचते थक चुकी तो किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर लेकिन हतमी अंदाज में उठ खड़ी हुई कि अब बात किए बिना कोई चारा ना था। मगर स्टडी के दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर वो एक बार फिर उलझी। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सोच प्रचार को भी किसी फैसले की दुरुस्ती की ज़मानत करार नहीं दिया जा सकता। अगले पल वो अंदर दाखिल हो गई, बुक रैक के करीब खड़े और किसी किताब में गर्क दानियाल हसन ने लहजा भर के लिए गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर साबका मसरूफियत में गुम हो गए। सरबत की नज़रें सिगरेट के जले हुए टुकड़ों और चाय की उस काली सी प्याली पर ठहर गई जो स्टडी पर थी। खुद को और कितना जलाएंगे दानियाल हसन? सरबत ने गहरी मुतासिब सांस भरते हुए सोचा। मुझे आपसे बात करनी है, मैं मसरूफ़ हूँ, हस्बे तवक्को जवाब आया। मेरे लिए तो आप हमेशा मसरूफ़ ही रहे, याद नहीं पड़ता कभी आपकी कोई फुर्सत मेरे हिस्से में आई हो, सरबत ने आँच देते लहजे में कहा। दूसरी तरफ यूँ खामोशी छाई रही जैसे सुना ही ना गया हो। सरबत के तासुब में इजाफा हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा। वली इनिया से आपके रवैये की शिकायत कर रहा था, वो खुद उलझा हुआ है कि असल मामला क्या। उसे महसूस हुआ है हमारे रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात है जो नॉर्मल नहीं है। उसकी बातें सुनकर वलीद ने कहा, बेहतर होगा तुम मुख्तसर बात करो, दानियाल हसन ने सर्द मोड़ी से कहा। सरबत का ख्याल था बेटों के नाम आते ही दानियाल ज़रूर चौंकेंगे, लेकिन आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे हमारे ही वजह से परेशान रहते हैं। छोटी छोटी उम्रों में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें सोचना शुरू कर दी हैं। फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। दानियाल हसन ने किताब लिए वापस कुर्सी पर आ बैठे। फिर कौन है ज़िम्मेदार? मैं, जिसकी सारी ज़िंदगी शक की आंच पर सुलगती गुजरी है, सरबत ने तड़प कर पूछा। मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, दानियाल हसन ने उनकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। ज़बान से कभी नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जब आपने मेरे किसी भी अमल को शक की निगाह से ना परखा हो। हालांकि आपको सोचना चाहिए था, मुझे मुस्तकीम से ही मिलना होता तो उससे अलग होकर आपके पास क्यों आती। बात यह है सरबत कि तुम्हें हमेशा इसी बात का दुख रहा। चाहो तो अब अपने फैसले पर नज़रसानी कर लो। दानियाल हसन ने पत्थर फोड़े। नज़रसानी? सरबत ने जहर खन लिया। अपने फैसलों पर पछताया जाता है दानियाल साहब, नज़रसानी नहीं की जाती, ख़ुसूसन तब जब औलाद भी कद से ऊंची होने लगे। ऐसा ही पछतावा है तो चली क्यों नहीं जाती मेरी ज़िंदगी से? तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा और मुझे भी। दानियाल हसन वाकई गुस्से से दांत किचकिचाने लगे। सरबत ने दुख से उन्हें देखा। एनीवे, अपनी रेज़ा रेज़ा हुई हिम्मत मुजतमा की और बोली, यही बताने आई थी आपको, जब आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह ही नहीं तो इस घर में रहकर क्या करूँगी। मैं कल भाईजान के यहाँ जा रही हूँ, वापस कब आऊँगी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहकर सोचना चाहिए। मेरी कोई उलझाव नहीं है, लेकिन किसी हतमी फैसले पर पहुँचने के लिए यकीनन आपको तन्हाई दरकार होगी। सिर्फ एक गुजारिश है, अगर अलहदगी का फ़ैसला हो तो मेरी बेटी को इस घर से रुखसत कर दीजिएगा। टूटे हुए घरों की बेटियाँ जड़ से उखड़े पौधों की तरह होती हैं। अपनी जड़ें ज़मीन में गाड़ने के लिए उन्हें वक्त चाहिए होता है। बेटे संभल जाते हैं। शबीउल अब्बास भी संभल गया। खुदा करे वली और वलीद भी। आपका जो भी फैसला हो मुझे मतला कर दीजिएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगी। खुद जा रही हो, वापस भी खुद ही आना होगा। इस उम्मीद पर मत रहना कि मैं लेने आऊँगा। दानियाल हसन को सरबत का फ़ैसला सुनकर बेयकीनी का झटका लगा था, लेकिन अना आड़े आ गए। तड़क कर बोले, नहीं, खुद वापस नहीं आऊँगी। अगर वापस लाना है तो लेने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। इसे मेरी ज़िद समझ लें। सरबत ने दो टोक कहा था। ये उम्र है ज़िद करने की? वो सुलगे। जो उम्र फ़ैसला करने की थी हम उसमें फ़ैसला न कर सके, अब जो उम्र ज़िद की नहीं है उसमें ज़िद करके देख लेते हैं। सरबत ने आहिस्तगी से कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। चंद मिनटों में बहुत बड़ा फ़ैसला हो चुका था। पछताओगी सरबत बेगम, क्योंकि मैं तो अब नहीं झुकूंगा। दानियाल हसन ने बंद दरवाजे को देखते हुए तल्खी से कहा, फिर किताब पर झुककर खुद को लापरवाही का झांसा देने लगे। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।